वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज का टॉपिक है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर टोटल 100 एमसीक्यूज आपके लिए रहने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। सेकेंड थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर में अपलोड कर दी गई है, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको एमसीक्यू, चैलेंजिंग क्विज, आपके प्रीवियस ईयर पेपर, एमपीसीएचओ के, हरियाणा के, त्रिपुरा के, सभी स्टेट के सीएचओ के पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड जो आज की क्लास है इसमें 50 एमसीक्यूज आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं, बाकी रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐड किए गए हैं। तो जो टोटल यहाँ पर 100 एमसीक्यूज हैं, कोशिश की जाती है कि आपकी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाया जा सके। तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जिनका भी 17 अप्रैल को पेपर है, डीएमईआर हरियाणा का पेपर है, 17 अप्रैल को एमपीसीएचओ का पेपर है। अभी हरियाणा सीएचओ एंड जो त्रिपुरा सीएचओ की डेट है जो कंफर्म नहीं हुई है, जैसे ही होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आपकी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस पर्टिकुलर एमपीसीएचओ के लिए बस हैं। जिनका भी डीएमईआर हरियाणा का पेपर होने वाला है, एनएचएम स्टाफ नर्स के पेपर होने वाले हैं अलग अलग जगह, एंड साथ ही साथ जिनका त्रिपुरा और हरियाणा सीएचओ का पेपर है, वो लोग भी इस क्लास को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप अपने यदि प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके उन पेपर्स में भी आते हैं, जो एमपी का पेपर हो या फिर त्रिपुरा का पेपर हो। तो त्रिपुरा का मेरे पास एक पेपर था, मैंने वो आपको अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। और जिनको भी पीडीएफ लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था। क्वेश्चन था ब्लीडिंग फ्रॉम और ऑन टू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज नोन एज। तो ब्लीडिंग जेनाइटल ट्रैक्ट से होना 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन बेबी डिलीवर होने के पहले क्या कहलाएगा? ऑप्शन में था एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रा यूट्राइन डेथ, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर इंट्रापार्टम हेमरेज। तो जो यहाँ पर आंसर था वो था एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर है जो सही दिया है। एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? बिफोर डिलीवरी के पहले, बेबी डिलीवर होने के पहले, लेकिन 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग, उसको क्या कंसीडर किया जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज जनरली यदि एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है, जैसे पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यूट्राइन टॉनोसिटी। तो वैसे ही जो एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया। जो मोस्ट कॉमन प्लेसेंटल कॉज जिसको हम कहें वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा। बट जो कॉमनली है क्या है? वो प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टो प्लेसेंटा। और अदर कॉज भी हो सकते हैं मैटरनल कॉज में, जिसको हम कह सकते हैं यूट्राइन रप्चर, सर्वाइकल और वेजाइनल लेसरेशन, कोई भी ट्रॉमा हो जाना, कैंसर होना, या फिर कुछ वेजाइनल इन्फेक्शन होना, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होना। तो यहाँ पर जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, या फिर एपीएच में मैटरनल कॉज क्या हो सकता है। यदि प्लेसेंटल कॉज पूछें या फिर डायरेक्ट पूछें कि एपीएच का कॉमन रीज़न क्या है होने का, तो आपको आंखें बंद करके प्लेसेंटा प्रीविया को मार्क कर देना है। और प्लेसेंटा प्रीविया ना हो ऑप्शन में तो आप एब्रप्टो प्लेसेंटा को मार्क कर सकते हैं। बट यदि अदर कॉज पूछें तो यहाँ पर आपको इनके अलावा यदि ऑप्शन में ना रहे तो जो नीचे अनकॉमन कॉज दिए हैं इनको आप मार्क कर सकते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कॉल्ड द। तो जो मेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है वो क्या है? ऑप्शन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, कोरोइड प्लेक्सस या फिर फोरामेन मॉनरे। तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है वो क्या है? वो कोरोइड प्लेक्सस। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द मेन कंपार्टमेंट विच होल्ड सीएसएफ इन द ब्रेन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सीएसएफ का प्रोडक्शन किसने किया? कोरोइड प्लेक्सस ने। अब जो सीएसएफ का प्रोडक्शन हो गया है कोरोइड प्लेक्सस से, तो अब उसको स्टोर भी किया जाएगा कहीं ना कहीं। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है, कौन सा कंपार्टमेंट है जो सीएसएफ को होल्ड करके रखेगा? ऑप्शन में है आर्टरीज, कैविटीज, चैम्बर्स, जिम या फिर वेंट्रिकल्स।
तो जो ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उनमें से एक वेंट्रिकल क्या रखेगा, CSF को होल्ड करके रखेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द लेटरल वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल्स वाया। तो जो ब्रेन के टोटल 4 वेंट्रिकल्स हैं, तो उनमें से कहा है यहाँ पर जो लेटरल वेंट्रिकल है थर्ड वेंट्रिकल, जो लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से किससे कनेक्ट होगा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एपेंडाइमल कैनाल, मीडियल अपर्चर या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो। तो जो लेटरल वेंट्रिकल है थर्ड वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होगा, इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के थ्रू। और यदि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट पूछें तो किससे होगा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से। याद रखना है आपको, लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो। यदि थर्ड वेंट्रिकल का फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्शन पूछे तो वो कौन करेगा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ साइलिवियस। तो यहाँ पर एक जो छोटी सी लाइन दी हुई है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड इन फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। तो जो CSF का प्रोडक्शन है कौन करेगा, एक जो वेंट्रिकल्स हैं फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होंगे वो करेंगे। ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं वैसे ही ब्रेन के 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल्स बाय द फोरामेन ऑफ मॉनरो। तो जो यहाँ पर 4 वेंट्रिकल हैं तो 2 होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल्स थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं फोरामेन मॉनरो के थ्रू, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कनेक्ट होगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू। तो इनका यहाँ पर आपको बेसिकली 4 चीज़ें याद रखनी है कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ से कौन कनेक्ट करेगा, और लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड से कौन कनेक्ट करता है। तो लेटरल वेंट्रिकल जो 2 हैं उनको कनेक्ट करेगा फोरामेन ऑफ मॉनरो, एंड जो थर्ड टू फोर्थ कनेक्ट करेगा वो होगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लोज इन द स्पेस बिटवीन आर्कनॉइड मैटर एंड। तो जो लेयर्स होती हैं, जो मेनिंजेस हैं उनकी 3 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर आर्कनॉइड, पायामेटर एंड ड्यूरामेटर। तो आर्कनॉइड मैटर एंड किस लेयर के बीच में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है फ्लो होगा, ऑप्शन में पायामेटर, ड्यूरामेटर, लिगामेंटम फ्लेवम या फिर पेरिओस्टियम। तो जो CSF का फ्लो होगा वो किन 2 के बीच में होगा, आर्कनॉइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में। किसके बीच में, आर्कनॉइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच टिश्यू लाइन्स द बॉडी कैविटीज इज नोन एज। तो ऐसे टिश्यू जो बॉडी की कैविटीज होती हैं, जनरली बॉडी की जो कैविटीज हैं वहाँ पर रहेंगे, तो वो किस टाइप के टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। तो ऐसे टिश्यूज जो बॉडी कैविटीज में रहते हैं जनरली वो कौन से टिश्यू है, वो एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम में टाइप्स आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आते हैं जनरली। तो इनको आपके इनके टाइप हैं जो बहुत ही ब्रीफली पढ़ के जाना है। इनके जो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के साथ साथ इनकी फंक्शनिंग जरूर एग्जाम में आती है, तो आप उनको एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस है जो रहेगा, ऑप्शन में हिस्टामिन, हेपेरिन, थायरोक्सिन या फिर रेनिन। तो यहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के टाइम पर जो सब्सटेंस पूछा है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर हिस्टामिन। क्या है, हिस्टामिन। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए, हिस्टामिन। ये क्या रहेंगे, जब भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में रहेगा या फिर कुछ अदर फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, ये 3 केमिकल्स जनरली जब सेल्स क्या होती हैं, डैमेज होने लगती हैं या कुछ भी अदर अदर फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हीट हो, टॉक्सिन, ट्रॉमा कुछ भी हो, एंटर करेगा तो आपकी सेल्स पर जो इफेक्ट पड़ेगा, तो आपकी बॉडी भी फाइट करने के लिए जो केमिकल रिलीज करेगी वो कौन कौन से हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 3 मेन जनरली तुरंत रिलीज होते हैं। मेन क्या है इनमें, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोन्स आर। तो बोन्स क्या हैं, ऑप्शन में कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मसल टिश्यू या फिर नन ऑफ द अबव। तो बोन्स क्या है, बोन्स एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन।
तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन ब्रेन को एज अ हेलमेट की तरह प्रोटेक्ट करेगा? ऑप्शन में क्रेनियम, टेम्पोरल बोन, हायोइड या फिर मैंडिबल। तो ह्यूमन स्केलेटल का कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को, आपके ह्यूमन ब्रेन को हेलमेट की तरह प्रोटेक्ट करता है? आपका जो ब्रेन है डायरेक्ट ऐसे नहीं रहेगा, उसके ऊपर एक जो हेलमेट टाइप से रहेगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रेनियम, जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहेंगे। ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम क्या है? इट्स अ लार्ज एंड हॉलो पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल दैट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन ब्रेन इन द क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी में क्रेनियम क्या करेगा? आपके ब्रेन को क्लोज करने के साथ साथ प्रोटेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज? तो ह्यूमन एंकल में कितनी बोन्स होती हैं? बोन्स जरूर एग्जाम में आती हैं, आपको पूरी बोन्स टोटल 206 बोन्स में से इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है कि बॉडी के किस पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, हैंड में, नेक के यहाँ पर या फिर बैक साइड, टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो पूरी बोन्स आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको आता है। तो टोटल जो एंकल में कितनी बोन होती हैं? 7 बोन होती हैं, और जो 7 बोन होती हैं एंकल की उनको क्या कहते हैं? टार्सल्स, जो कि 3 रो में अरेंज होती हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स के यहाँ। आपको इतना याद रखना है कि ह्यूमन एंकल के यहाँ ग्लाइडिंग जॉइंट रहेगा, टोटल 7 बोन्स होती हैं, और इन बोन्स को क्या कहते हैं? टार्स। टोटल ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर मैं बेसिकली बस बता देती हूँ। तो हेड में टोटल 29 बोन्स रहेंगी, तो यहाँ पर आपको क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं एंड कितनी, पूरा जो हेड है वहाँ पर टोटल मिला के बोन्स बताई गई हैं। ट्रंक में टोटल 51 रहेंगी। हैंड्स, दोनों हैंड्स की बात हो रही है तो 38 रहेंगी। फीट में 38 होंगी। शोल्डर्स एंड आर्म्स में 10 होंगी। हिप एंड लेग्स में 10 होंगी। रिस्ट में टोटल 16 होगी और एंकल्स में 14। एक एक एंकल्स में 7 बोन्स होंगी। तो इस तरीके से जो टोटल 206 बोन्स हैं वो रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट्स इस्चीमिया ऑफ द फोर आर्म? कौन सा साइन है जिससे पता चलेगा कि जो फोर आर्म है, हैंड है, यहाँ पर इस्चीमिया है? ऑप्शन में कार्पल टनल सिंड्रोम, हैंड ऑफ बेनेडिक्सन, अल्नर क्लॉ या फिर वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर। तो जो यहाँ पर एक साइन है जो इंडिकेट करेगा कि फोर आर्म में किसी भी तरीके का इस्चीमिया है, तो वो यहाँ पर वॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जिसमें आपका जो फोर आर्म है परमानेंट फ्लेक्शन पोजीशन में रह जाएगा। जैसे कि क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी हमने देखी है, तो क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी डिफरेंट होती है, जिसमें जो अल्नर नर्व है वो उसमें प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ पर जो वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर है कुछ इस्चीमिया के कारण होगा, जो कि इस तरीके से आपका हाथ है जो हो जाएगा। मसल्स में प्रॉब्लम के कारण होती है जनरली, बट जो यहाँ पर अल्नर क्लॉ या फिर क्लॉ हैंड जिसको हम कहेंगे वो अल्नर नर्व में प्रॉब्लम के कारण होगा। तो वॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर क्या है? इस्चीमिया ऑफ फोर आर्म का एक मेन साइन है, क्लिनिकल साइन है। यहाँ पर इस तरीके से आपका हाथ है जो हो जाएगा। अब यहाँ पर ड्रॉप हैंड यदि एग्जाम में आता है तो रेडियल नर्व में प्रॉब्लम के कारण होगा। क्लॉ हैंड आएगा जिसमें जनरली आपकी जो 2 फिंगर है, जो कि जनरली एक इंडेक्स फिंगर है और जो स्मॉल फिंगर है, उसमें प्रॉब्लम, वहाँ पर जनरली वो अफेक्ट होगी। मीडियन नर्व जिसके कारण क्या होगा? एफ हैंड, जिसको म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं हम, तो वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर नर्व के कारण डिफॉर्मिटी होंगी, बट जो वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर है इसमें इस्चीमिया के कारण प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो काम करेगा, कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को? ऑप्शन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। तो जो ह्यूमन ब्रेन में ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा वो क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। टेम्परेचर को पूछते हैं तो हाइपोथैलेमस। याद रखना है आपको, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन दोनों को कंट्रोल करने वाला सेंटर माना जाता है। यदि रेस्पिरेटरी कंट्रोल, सर्कुलेशन पूछे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यदि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पूछें तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस? तो ह्यूमन बॉडी में कान है जो हमारे बॉडी बैलेंस और सुनने, हियरिंग दोनों के लिए काम करते हैं। तो कौन सा पार्ट है ईयर का तो बॉडी बैलेंस के लिए हेल्प करता है? ऑप्शन में है ईयर ड्रम, वेस्टिबुलर ऑर्गन, कोक्लिया या फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी।
तो यहाँ पर वेस्टिबो कोक्लिया, तो इसका जो वेस्टिबुलर रीजन है बैलेंसिंग में हेल्प करेगा और कोक्लिया है जो कि हियरिंग में हेल्प करेगा। याद रखना है आपको, कानों का काम ओनली सुनना बस नहीं है, बॉडी बैलेंस में भी ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टिबो कोक्लियर ऑर्गन है, तो जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है वो लेबिरिंथ जिसको हम कहेंगे, वो क्या करेगा, बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा। और जो हियरिंग ऑर्गन है वो क्या है, कोक्लिया। याद रखना है, इनर ईयर में जो पार्ट है ईयर ड्रम के पीछे की तरफ क्या है, कोक्लिया, जो हियरिंग में हेल्प करेगा। देन और इंटरनल आता है लेबिरिंथ जिसको वेस्टिबुलर रीजन कहेंगे हम, वो क्या करेगा, बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक। तो स्टमक से जो हाइड्रोक्लोराइड HCl का सीक्रेशन होगा तो कौन सा हार्मोन इसके लिए हेल्प करेगा। ऑप्शन में गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, पेप्सिन या फिर रेनिन। तो जो हार्मोन हेल्प करेगा इस HCl सीक्रेशन में स्टमक से वो होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो कि G सेल्स हैं स्टमक की, जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पर रहेंगी और ये क्या करेंगी, HCl के प्रोडक्शन में सीक्रेशन में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ। तो ह्यूमन हार्ट किससे मिलके बना होता है, टिश्यूज से, मसल से, स्किन से या फिर बोन से। तो ह्यूमन हार्ट बना हुआ होता है मसल से, क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन टू द इंटरनल साउंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल साउंड सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, सक्शन डिवाइस, स्टेथोस्कोप या फिर रिफ्लेक्स हैमर। तो जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हर एक डॉक्टर के पास होगा, CHO के पास होगा, नर्सेस भी इसको यूज़ करती हैं। तो वो क्या है यहाँ पर, स्टेथोस्कोप, जिससे हम लंग्स, हार्ट, इन सभी चीज़ों को, इंटरनल ऑर्गन है, इनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा होता है वो किस टाइप का होता है। हमने प्लेसेंटा के फंक्शन पढ़ लिए, लेयर्स पढ़ ली। अब यहाँ पर है कि ह्यूमन प्लेसेंटा किस टाइप का है, डिस्कॉइडल, जॉनरी, डिफ्यूजिंग या फिर कोटिलिडोनरी। तो जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है डिस्कॉइडल शेप में, किस तरीके का, डिस्कॉइडल शेप में, जो कि जो कोरियोनिक विलाई होती हैं एक सर्कुलर प्लेट की तरह अरेंज होती हैं, डिस्क टाइप से लगेंगी देखने में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो आँखों की सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है। ऑप्शन में रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा या फिर कॉर्निया। तो जो आँखों की इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, रेटिना, जो कि क्या करेगी, लाइट रेस को सेंसिटिव लेयर मानी जाती है। लाइट रेस के लिए यदि सेंसिटिव लेयर पूछें तो क्या है, रेटिना। इनर मोस्ट लेयर भी क्या है, रेटिना। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। तो किस साइट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ऑप्शन में है यहाँ पर पैंक्रियाज, रेक्टम, लिवर या फिर इलियम। तो प्रोटीन का डाइजेशन जनरली कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में और इलियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन में इलियम है, तो हम यहाँ पर इलियम को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जो प्रोटीन की जो यूनिट पूछी जाती है वो क्या है, अमीनो एसिड। एग्जाम में आती है, प्रोटीन की जो एक यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज स्टमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सीक्रेट। तो जो स्टमक में एपिथेलियल सेल्स है वो क्या सीक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि जो G सेल्स होती हैं क्या करती हैं, HCl को सीक्रेट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो अब जो यहाँ पर स्टमक में एपिथेलियल सेल्स हैं किसको सीक्रेट करती हैं, तो एक करती हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसी का जो प्रोडक्शन और सीक्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है, पेप्टिक अल्सर। क्या होता है, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थैल्मिया आर जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया दो कंडीशन है, किस विटामिन की कमी के कारण होंगी। ऑप्शन में विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B2 या फिर विटामिन ए। तो आँखों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स पूछते हैं तो जनरली होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण। ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए फंक्शनल यूनिट कौन सी है। ऑप्शन में रेड ब्लड सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई या फिर एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल्स। तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए
फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट फंक्शनल यूनिट यहाँ पर पूछी है तो क्या है, विलाई। क्या है, विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ही ऑर्गन है, स्मॉल ऑर्गन है। तो विलाई क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं कहाँ पर होती हैं, ऑप्शन में बिलो द स्टमक, बिहाइंड एंड अबव द पैंक्रियाज, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, या फिर अंडरनीथ द आर्मपिट्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स ये कहाँ पर होती हैं बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, इस तरीके से ईयर कैनाल के सामने बट नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये रही पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सैलिवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, 3 पेयर्स में रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कहाँ पर होंगी, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल के पास। नेक्स्ट वन इज, जो यहाँ पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है बूफिंग कफ और जो पैरोडेंटाइटिस, तो इसमें ही पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। सॉरी, मम्स में पैरोटिड ग्लैंड्स है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज। तो ह्यूमन बॉडी में जब आपने CO2 एक्सहेल की, बॉडी से रिलीज़ की, बट आपकी बॉडी में वो उस टाइम पे जब तो आप उसको रिलीज़ करेंगे तो किस वे में, कि क्या वे रहेगा इसका, जो मैक्सिमम अमाउंट होगा CO2 का ह्यूमन बॉडी से, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, बाई कार्बोनेट वे में, कार्बाइड में, अमाइलेज में, या फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो यहाँ पर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें बाई कार्बोनेट के वे में क्या होगी, CO2 हमारी बॉडी में फ्लो होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट किस वे में ट्रांसपोर्ट होगा, बाई कार्बोनेट में। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज्ड ड्यू टू। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, उनकी जो एल्टीट्यूड सिकनेस यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है वो किसके कारण होगा। ऑप्शन में है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड, कोल्ड टेम्परेचर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस होती है वो किसके कारण होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण। जो पर्वतारोही होते हैं उनको जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ऊपर चढ़ने में, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहा है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इवन कभी कभी नोज ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज एम्फाइसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो एम्फाइसेमा का यहाँ पर क्या साइन है, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रॉनिक डायरिया, या फिर स्लो क्लॉटिंग फ्रॉम वुंड। तो एम्फाइसेमा में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लोब्स इन द लेफ्ट लंग। तो ह्यूमंस के जो लेफ्ट लंग है वहाँ पर कितने लोब होंगे, टोटल 5 लंग होते हैं लेफ्ट और राइट को मिला के, बट लेफ्ट के पूछें तो कितने होंगे, ऑप्शन में 3, 2, 4 या फिर 1। लेफ्ट लंग में टोटल 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। सुपीरियर का जो राइट लंग के लोब हैं क्या है, वो सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, बट जो लेफ्ट लंग है कितने लोब हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन में है पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज, lymph nodes are found only near the neck and armpits, thyroid glands are ductless gland। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फॉल्स है जो क्या है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, दैट मीन्स जो चीज़ गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो बेस ऑफ द ब्रेन में ही रहती है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती हैं जिसको रीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड्स कहेंगे, थायराइड ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट्स। तो ऐसा नहीं है, लिम्फ नोड्स नेक, एक्जिला, अंडरआर्म, चेस्ट और ग्रॉइन एरिया में भी रहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज टू। तो CSF का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सराउंडिंग टिश्यू, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो CSF के सभी फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, जो सराउंडिंग टिश्यू है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर है जो रिमूव करेगा।
नेक्स्ट वन इज द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, तो लंग्स किससे प्रोटेक्ट होंगे, स्टर्नम से, रिबकेज से, या फिर बैकबोन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो लंग्स का प्रोटेक्शन ही सभी करेंगे, स्टर्नम भी, जिसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम क्वेश्चन एग्जाम में आया था MPCHO में ही, रिबकेज और बैकबोन, तो ये क्या है, लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे पार्ट। नेक्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड्स, मेडिकल मैनेजमेंट पूछा है, ICP यदि बढ़ जाता है तो क्या करेंगे आप, एडमिनिस्टर द मैनिटॉल, एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन वेंटिलेटर। तो ICP बढ़ने पर आप क्या मेडिकल मैनेजमेंट लेंगे, मैनिटॉल को एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे जो ICP बढ़ा हुआ है वो क्या हो, कम हो, जो फ्लूइड एक्सेस बॉडी में उसको रिमूव किया जा सके, तो क्या किया जाएगा यहाँ पर, मैनिटॉल एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय IV रूट से। नेक्स्ट वन इज विच वन जनरेट द हार्ट बीट, तो हार्ट बीट को कौन जनरेट करेगा, पुरकिंजे फाइबर्स, कार्डियक ब्रांच ऑफ वैगस नर्व, ऐसे नोड या फिर AV नोड। तो हार्ट बीट को जनरेट करने का काम कौन करेगा, ऐसे नोड, जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट है यहाँ पर जो वन हार्ट बीट की जो एक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है, लास्ट टाइम CHO एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट वन इज मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो रिफर्ड एज, तो मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर अओर्टिक वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व को क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडिया स्टर्नम इज, तो ऐसा ऑर्गन जो मीडिया स्टर्नम में लोकेटेड रहेगा वो क्या है, ऑप्शन में हार्ट, स्टमक, लिवर, या फिर किडनी। जो राइट और लेफ्ट लंग के बीच में एक स्पेस होता है उसको क्या कहा जाता है, मीडिया स्टर्नम, जहाँ पर हार्ट है जो लोकेट रहेगा। द स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स इनसाइड द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है जहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होगा, लोकेटेड होगा, तो उस स्पेस को क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम। तो वहाँ पर क्या होता है, हार्ट है जो रहेगा। नेक्स्ट लार्जेस्ट वेन इज तो सबसे लार्जेस्ट वेन ह्यूमन बॉडी की कौन सी है, इंफीरियर वेना कैवा, जुगुलार, सुपीरियर वेना कैवा, या फिर सेफेनियस। तो लार्जेस्ट वेन है ह्यूमन बॉडी की वो क्या है, इंफीरियर वेना कैवा। नेक्स्ट वन इज हेस टेस्ट इज द टेस्ट फॉर, तो हे टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, एल्ब्यूमिन के लिए, एसीटोन के लिए, वाइल्ड सॉल्ट्स के लिए, फिर वाइल्ड पिगमेंट्स के लिए। तो हे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वाइल्ड सॉल्ट को यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए। हे टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द हे सल्फर फ्लावर टेस्ट, जो कि एक केमिकल टेस्ट है जिसका यूज किसके लिए होगा, वाइल्ड सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए होगा कि यूरिन में वाइल्ड सॉल्ट तो नहीं है। नेक्स्ट इज द हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो हार्मोन किस ऑर्गन से सीक्रेट होते हैं, पैंक्रियास से, लिवर से, ड्यूडेनम से, या फिर इलियम से। तो हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है जनरली यहाँ पर इन 4 ऑर्गन में से, तो वो करता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो कि एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कही जाती है बॉडी की, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड ग्लूकागॉन। क्या है, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड ग्लूकागॉन। और जो पैंक्रियाज है इसी को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दैट मीन्स मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेनियोपैगस रिफर्स टू, तो क्रेनियोपैगस का मतलब क्या है, फ्यूजन एट हेड एंड स्पाइन, फ्यूजन एट हेड ओनली, फ्यूजन एट हेड एंड लेग्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जनरली एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है क्रेनियोपैगस, हमने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखी है। तो क्या है, जिसमें हेड क्या रहेगा, जुड़ा हुआ होगा। बच्चों में इस तरीके से आपने हेड के जुड़े हुए बहुत सारे मामले देखे हैं, कुछ में हेड एंड लेग्स जुड़े होते हैं, कुछ में ओनली स्पाइन और हेड जुड़ा होगा। तो यहाँ पर क्रेनियोपैगस का मतलब क्या है, फ्यूजन एट हेड ओनली। ये तो या पार्शियल हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इफ अ 3-year-old चाइल्ड इज सेड टू हैव डिलेड माइलस्टोन इफ ही फेल्स टू, तो यदि 3 साल के बच्चे में कहा जाता है कि उसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन है क्या है, डिले लेट हो रहा है, तो वो क्या है जो नहीं कर पाएगा, यूज द स्पून, ड्रॉ अ स्क्वायर, स्किपिंग, क्लाइंब विथ अल्टरनेटिंग फुट डाउनवर्ड्स इन द स्टेयर्स। तो यदि बच्चा 3 साल का है और वहाँ पर डिले माइलस्टोन की बात हो रही है तो क्या होगा, बच्चा स्पून को यूज़ नहीं कर पाएगा। जनरली बच्चे 1.5 ईयर से स्पून यूज़ करना सीख जाते हैं, बट यदि 3 ईयर के डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात होती है, डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या होगा, बच्चा स्पून को यूज़ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ येलो कलर वेंचुरा मास्किज।
तो येलो कलर का जो वेंचुरा मास्क है उससे कितने % ऑक्सीजन और जो फ्लो रेट होगा वो क्या होगा। ऑप्शन में 31% एंड 6 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन है 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 60% एंड 15 लीटर पर मिनट, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। तो जो परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होगा येलो कलर के वेंचुरा मास्क का पूछा है तो वो होगा 35% एंड 8 लीटर पर मिनट। यदि यहाँ पर येलो की जगह आपसे ब्लू कलर पूछते हैं तो ब्लू कलर में क्या होगा, 24% ऑक्सीजन का फ्लो होगा और जो फ्लो रेट होगी वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से होगी। वाइट में 28% 4 लीटर पर मिनट होगा, ऑरेंज 31% 6 लीटर पर मिनट से होगा, येलो में 35% 8 लीटर पर मिनट से होगा, रेड है तो 40% 10 लीटर पर मिनट और ग्रीन है तो 60% 15 लीटर पर मिनट, जिससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो होगा। यहाँ पर आपको जो डिवाइस के कलर हैं, कलर कोड याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको ओनली डिवाइस येलो कलर की डिवाइस दे दें और कहें कि इससे कितने % ऑक्सीजन का फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं तो इनको याद रखना है। तो येलो कलर का वेंचुरा मास्क से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी 35% 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन एज ऑफ। तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स किस एज में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज, बॉयज़ बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज या फिर बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। तो जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलता है जनरली। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ें तो इसमें क्या होगा कि बच्चे अपोजिट सेक्स पेरेंट्स की तरफ क्या होंगे, ज़्यादा है जो रहेंगे। जैसे कहा जाता है कि गर्ल्स रहेगी जो जनरली क्या होगा एज़ कम्पेयर टू फादर के कांटेक्ट करीब रहती दोनों के हैं, बट यहाँ पर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो जो डिफरेंट सेक्स पेरेंट्स होंगे उनमें रहेंगे। बॉयज़ मदर की तरफ ज़्यादा रहेंगे और जो गर्ल्स हैं फादर की तरफ। तो यहाँ पर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जो डेवलप होता है बच्चों में जनरली 3 से 5 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है। यदि बॉयज़ यहाँ पर बात हुई है किस एज में, तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जो बॉयज़ में होगा वो 3 to 5 में, गर्ल्स के लिए कहते हैं इसी को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच एज। तो डीपीटी को किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाएगा। ऑप्शन में है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन, माइल्ड डायरिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो डीपीटी डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस इसका जो परमानेंट है और हमें कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है, तो वो है यहाँ पर जब कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तब हम डीपीटी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि डीपीटी वैक्सीन का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है, क्या है, पर्ट्यूसिस कंटेंट है, कन्वर्जेंस लाने का रीज़न बन सकता है। इसीलिए डीपीटी है जो कब कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे हम, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस चल रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एपिलेप्सी भी हो सकता है या फिर पर्ट्यूसिस का जो कंटेंट है डीपीटी में उसके कारण एपिलेप्टिक फिट्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में डीपीटी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। तो यदि मदर ने RH नेगेटिव बेबी को डिलीवर किया है, सॉरी यहाँ पर RH नेगेटिव मदर है, यदि उसने बेबी को डिलीवर किया है तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे बेबी के लिए। ऑप्शन में डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, प्लेटलेट काउंट या फिर ब्लड कल्चर्ड। तो RH नेगेटिव मदर में जो बेबी के लिए टेस्ट होगा वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट किसके लिए होगा, मदर के लिए। यहाँ पर बेबी के लिए टेस्ट पूछा है तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यहाँ पर हमें चेक करना है कि बेबी में मदर की एंटीबॉडी है वो ट्रांसफ़र तो नहीं हुई है, RH जो एंटीबॉडी है वो बेबी में ट्रांसफ़र तो नहीं हुई है। यदि यहाँ पर यही टेस्ट कहते कि मदर का जो टेस्ट होना है RH एंटीबॉडी के लिए तो वो होता है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज सोन इन द इमेज। यहाँ पर इस इमेज में एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिख रही है, तो ये क्या है, डेपो-प्रोवेरा, माला एन, फर्स्ट जनरेशन IUD या फिर मेरेना। तो यहाँ पर इमेज में जो आपको दिख रही है तो डेपो-प्रोवेरा तो इंजेक्टेबल इंट्रामस्कुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको DMPA के नाम से भी जानते हैं हम, जो कि एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट की जाती है।
माला एन ओरल पिल्स है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है कि ये मेरेना है, तो ये है मेरेना। क्या है? मेरेना। यहाँ पर जो अलग अलग मेरेना क्या है, थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसमें प्रोजेस्टासाइट और मेरेना दोनों आ जाती हैं। आपको अब यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइस नहीं देंगे एग्जाम में, इसीलिए इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जो थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी कहलाती है, याद रखना है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सी है, थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो जिसमें प्रोजेस्टासाइट और मेरेना का दूसरा नाम क्या है, LNG-20। तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट क्या है, टी शेप्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। प्रोजेस्टासाइट में क्या होता है, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन जो कि 38 mg होगा। यदि इसकी रिलीजिंग पर डे का अमाउंट पूछें, एग्जाम में रिलीजिंग रेट आती है कि प्रोजेस्टासाइट पर डे कितना प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा, टोटल 38 mg रहेगा इसमें। 65 μg पर डे के हिसाब से ये क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा। और इफेक्टिवनेस कितनी होती है, 1 साल तक के लिए बस। तो यहाँ पर दूसरा आता है लेवोनोजेस्ट्रॉल, तो 20 μg कितना करेगा पर डे, 20 μg ऑफ लेवोनोजेस्ट्रॉल रिलीज करेगा। इफेक्टिवनेस होती है 5 साल तक के लिए। डेपो-प्रोवेरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू जो यहाँ पर मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है जो इंजेक्ट किया जाता है, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है क्या है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा जिससे ओवरी एग को रिलीज नहीं कर पाएंगी। सेकेंड थिंग, ये एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट किया जाता है। इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्या है, हर 3 महीने में यदि प्रॉपर इफेक्टिवनेस चाहिए है तो क्या किया जाता है, हर 3 महीने में डेपो-प्रोवेरा को इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो भी लोग यदि कम टाइम के लिए है जो फैमिली प्लानिंग करते हैं, उनको यदि 1 और 2 मंथ में ही बच्चे चाहिए कुछ भी, तो यहाँ पर आप उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 मंथ के बाद है जो नहीं इंजेक्ट नहीं करवाना, तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेपो-प्रोवेरा यदि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछें तो डेपो-प्रोवेरा, थर्ड जनरेशन आईयूडी पूछें तो मेरेना, और जो प्रोजेस्टासाइट है वो आएगा यहाँ पर। और इमेज आपको याद रखनी, माला डी और माला एन क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही पिल्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर है, अब एडोलेसेंट एज ग्रुप कब तक का माना जाता है, 10 से 19 साल तक का। तो किस कॉम्प्लिकेशन के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, डायबिटीज मेलाइटिस या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यदि एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर पूछते हैं तब उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते। और यदि जब एज कहते हैं कि 35 ईयर से ज़्यादा एज है तब एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और डीएम तीनों होने के चांसेस रह सकते हैं। बट यदि रिस्क कहते हैं एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर में तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज इन इमेज विच काइंड ऑफ लाई इज सीन इन। तो इस इमेज में जो बेबी का लाई है वो किस टाइप का है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो लाई दिख रही है किस तरीके की है, लॉन्गिट्यूडनल लाई, जिसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, लॉन्गिट्यूडनल लाई है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब जो लाई होती है क्या, यहाँ पर आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। लाई इट्स रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस और मैटरनल स्पाइन। तो बेबी में जो बेबी का जो लॉन्ग एक्सिस से लेके मैटरनल स्पाइन प्यूबिक सिम्फाइसिस तक की जो पोजीशन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। और जो कॉमन लाई है वो कैसी होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई में क्या होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। यदि लॉन्गिट्यूडनल लाई के साथ ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है तो बेबी का हेड क्या होगा, वो अपर साइड होगा। ट्रांसवर्स लाई है तो शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। 3 लाई होंगे लॉन्गिट्यूडनल, जो कि वर्टेक्स और ब्रीच दोनों में लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है। बट जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लाई और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस व्हेन द हाइट ऑफ यूट्रस रिमेन्स एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एट विच पीक। तो जब आपने यूट्रस का एग्जामिनेशन किया तो जो यूट्रस की हाइट है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ही है, तो 21 वीक में रहेगी। ऑप्शन में 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी,
24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यूट्रस का एग्जामिनेशन करने पर जो फंडल हाइट है वो कहाँ तक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक है, तो किस वीक में होगी, होगी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। 24 वीक में लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक जाएगी, 16th वीक में सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में रहेगी। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पर आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द नैरोएस्ट पार्ट इन द इमेज। तो ये इमेज दिख रही है आपको यहाँ पर, इसका सबसे नैरो पार्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब की इमेज है यहाँ पर। तो नैरो पार्ट क्या है, इंटरस्टियम, एम्पुला, इस्थमस या फिर फिम्बरी। तो नैरोएस्ट पार्ट जो होता है वो क्या है, इंटरस्टियम। क्या है, इंटरस्टियम। नेक्स्ट इज इन एक्सरे आइडेंटिफाई द सिचुएशन सीन इन। तो एक्सरे में यहाँ पर आपको एक जो इमेज दिख रही है, एक्सरे दिख रहा है, चेस्ट एक्सरे। तो ये किस डिसीज़ का है जो एक्सरे हो सकता है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, CHF का, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है, हार्ट फेलियर का। तो यहाँ पर आपको एक बूट जैसे कुछ दिख रहा है, बूट शेप हार्ट है जो देखने को मिल रहा है, और किस डिसीज़ में होता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, जिसमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, बूट शेप हार्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज कैसेर फ्लेशियर गोल्डन ब्राउन रिंग एट द लिम्बस ऑफ कॉर्निया सीन विथ अ हैंड लेंस ऑब्जर्व्ड इन। तो यहाँ पर ये जो गोल्डन ब्राउन रिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो ये किस डिसीज़ में देखने को मिलेगी, ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट में, विल्सन्स में या फिर विल्स ट्यूमर में। तो ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, विल्सन्स डिसीज तीनों आँखों की हैं, बट जो विल्स ट्यूमर है एक किडनी में होने वाला ट्यूमर है, जनरली बच्चों में होता है जो। तो यहाँ पर जो केसर फ्लेशियर गोल्डन ब्राउन रिंग देखने को मिल रही है, क्या है, यह विल्सन्स डिसीज में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर का डिपोजिशन हो गया है, जिसके कारण गोल्डन ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या है, विल्सन्स डिसीज। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। तो जो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन होती हैं कहाँ इंस्टिल की जाती हैं, लोअर कंजक्टिवल सैक में, द कॉर्निया ऑफ द आई, अपर कंजक्टिवल सैक या फिर द एज ऑफ द आई। तो जो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन होती हैं कहाँ पर इंस्टिल की जाती हैं, लोअर कंजक्टिवल सैक में। यहाँ पर लोअर कंजक्टिवल सैक में जहाँ पर मेडिकेशन को इंस्टलेशन जो आँखों में का ईयर और जो आईज में जो मेडिसिन है जो दी जाती है वो क्या कहलाती है, इंस्टलेशन। और जो यहाँ पर इंस्टलेशन होगा कहाँ पर होगा, लोअर कंजक्टिवल सैक में। नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। तो NST कब किया जाता है, प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो NST है जो नॉर्मल कब कहा जाता है, नो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ 40 मिनट्स ऑब्जर्वेशन, 2 or more fetal heart rate acceleration during a 20-minute period, 2 or more FHR acceleration in 40-minute period, if no deceleration during a 40 minute of observation। तो NST टेस्ट इस तरीके से किया जाता है कि जो जब इसको नॉर्मल कब कहा जाता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन हो रहा हो 20 मिनट के पीरियड में। तो जब लेबर प्रोसेस के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 या 3 बार NST किया जाता है हॉस्पिटल में जनरली स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर फीटल हार्ट रेट का जो क्या एक्सेलरेशन है वो चेक किया जाता है। यहाँ पर जनरली एग्जाम में इमेज दी जाती है, पूछा जाता है कौन सा टेस्ट है, तो ये NST। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड फ्लेयर चेस्ट, A nurse assists the client for which most appropriate sign of flail chest। तो यहाँ पर आपको फ्लेयल चेस्ट का साइन बताना है। चेस्ट इंजरी में जनरली फ्लेयल चेस्ट होगा। तो ये क्या होगा, फ्लेयल चेस्ट का मतलब है कि जो रिब केज है, रिब्स है वो ब्रोकन हुई है, फ्रैक्चर हुआ है। फ्लेयल चेस्ट का क्या साइन होगा, साइनोसिस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सहेलेशन। तो फ्लेयल चेस्ट का जो यहाँ पर साइन है, चेस्ट इंजरी के कारण फ्लेयल चेस्ट हुआ है, तो क्या साइन है, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। फ्लेयल सेगमेंट विल बी पुल्ड इन विथ द डिक्रीज इन प्रेशर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द रिबकेज एक्सपेंड्स। तो फ्लेयल सेगमेंट का मतलब है यहाँ पर क्या, जो रिबकेज में रिब्स हैं क्या हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, टूटी हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विथ COPD टू डिलीवर अ प्रिसाइज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम वुड द नर्स एंटीसिपेट टू बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर COPD के पेशेंट में कौन सा ऑक्सीजन सिस्टम आप प्रेफर करेंगे जिससे अच्छी से ऑक्सीजन सप्लाई हो सके।
फेस टेंट, वेंचूरा मास्क, एरोसोल मास्क या फिर ट्रैकियोस्टोमी कॉलर। तो जो COPD के पेशेंट में हमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यूज़ करेंगे वो होगा वेंचूरा मास्क, क्योंकि हमने इसको अब जस्ट अभी पढ़ा है। तो वेंचूरा मास्क से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। ट्रैकियोस्टोमी कॉलर इस तरीके से होगा। लास्ट में आता है फेस टेंट और एरोसोल मास्क, तो इस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। बट COPD के पेशेंट में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर पाएगा, वेंचूरा मास्क। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वायरमेंटल थ्योरी इज गिवन बाय। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, वर्जीनिया हेंडरसन ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, पाब्लो या फिर डोरोथेआ ऑरम ने। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। पाब्लो ने जो थ्योरी दी थी वो थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी। वर्जीनिया हेंडरसन ने नर्सिंग नीड थ्योरी दी थी। डोरोथेआ ऑरम ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। इन चारों थ्योरी के नाम और इसको दिया किसने है, इनके नाम याद रखें। वर्जीनिया हेंडरसन ने क्या दिया, नर्सिंग नीड थ्योरी। डोरोथेआ ऑरम ने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। पाब्लो ने इंटरपर्सनल थ्योरी। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इन्होंने कौन सी दी थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन। तो बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन कब यूज़ किया जाएगा, डायफ्रेगमेटिक हर्निया में, मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी में, इफ द हार्ट रेट इज 120 बीट पर मिनट एंड गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट, बेबी इज एपनिक एंड हार्ट रेट इज लेस देन 100। तो यहाँ पर बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन यूज़ किया जाएगा जब बेबी क्या हो, एपनिया की कंडीशन में हो, हार्ट रेट 100 से भी कम हो। तो ये रहा यहाँ पर बैग वाल्व मास्क है जो बेबी के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड टू। तो यदि कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पर तुरंत क्या होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, लॉस ऑफ सेंस ऑफ बैलेंस, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक या फिर डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो यदि कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग होती है तो सबसे ज़्यादा क्या होने के चांसेस होंगे, स्ट्रोक के। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इमेज फाइंड आउट द साइन आफ्टर डेथ इन अ पर्सन। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है जो कि डेड बॉडी के जो लेग दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा साइन है, लाइवर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये डेड बॉडी में तीनों ही साइन रहेंगे, लाइवर मॉर्टिस, राइगर और एल्गर। बट यहाँ पर आफ्टर डेथ के बाद जो क्या साइन है आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये कौन से साइन है, लाइवर मॉर्टिस। ब्लूइश कलर बॉडी आफ्टर द डेथ, लाइवर मॉर्टिस का मतलब क्या है, आफ्टर डेथ के बाद बॉडी कैसी हो जाना, ब्लूइश कलर की। एल्गर मॉर्टिस में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर डेथ के बाद धीरे धीरे कम होगा, बॉडी ठंडी होने लगेगी, तो उसको क्या कहेंगे, एल्गर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस का मतलब होगा बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या हो जाएगी, आफ्टर डेथ के बाद स्टिफनेस हो जाएगी, जकड़न हो जाएगी जी। यदि आंखें ओपन है तो ओपन ही रह जाएंगी, या फिर जॉइंट्स जैसे हाथ पैर फैले हुए, इसीलिए आफ्टर डेथ क्या किया जाता है, बॉडी को फास्ट तरीके से बांधा जाता है, टैग किया जाता है पूरा, ताकि राइगर मॉर्टिस ना हो पाए। लाइवर मॉर्टिस में बॉडी का ब्लूइश डिस्कलर की बॉडी होगी। एल्गर मॉर्टिस में बॉडी का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होगा। राइगर मॉर्टिस में स्टिफनेस होगी कहाँ पर, जॉइंट्स और मसल्स में आफ्टर द डेथ। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक गुड। नॉन इकोनॉमिक गुड का क्या एग्जाम्पल है, टीचर सर्विस, डॉक्टर सर्विस, मदर सर्विस या फिर लॉयर सर्विस। नॉन इकोनॉमिक गुड का मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल तरीके से हेल्प नहीं की जाती है, तो वो क्या है, मदर्स की सर्विस। वो किसी भी तरीके से इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक गुड में ही आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर, टीचर, लॉयर से फ्री में कुछ भी नहीं करेंगे, बट मदर्स की सर्विस क्या होगी, फ्री होगी। नेक्स्ट इज फॉर चेकिंग द बॉडी बैलेंस एंड अटैक्सिया विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड। तो बॉडी बैलेंस और अटैक्सिया को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, कांस टेस्ट, एलिजा टेस्ट, रॉगर्स टेस्ट या फिर रॉमबर्ग टेस्ट। जो टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा वो क्या होगा, रॉमबर्ग टेस्ट। रॉमबर्ग टेस्ट जनरली ड्रिंक एंड ड्राइव, जो पीकर, अल्कोहल पीकर या फिर कुछ भी शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनके लिए किया जाता है। एंड बॉडी बैलेंस के लिए, अटैक्सिया को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होगा, पेशेंट को उसकी हील्स को, दोनों हील्स को साथ में जोड़कर आंखें ओपन करके, और पहले आंखें ओपन करके देन आंखें क्लोज करके चेक किया जाता है। तो क्या किया, नोट एनी एक्सेसिव पोस्चरल स्वेइंग और लॉस ऑफ बैलेंस। तो दो चीज़ें चेक की जाती हैं,
कि पहले आप अपनी आंखें खोल के खड़े रहें, आप हिलते डुलते तो नहीं हैं। दूसरा, आंखें बंद करके किया जाता है। यदि आप खड़े हैं और आपने आंखें बंद कर ली, दैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट आया है। तो यहाँ पर सेरिब्रल अटैक्सिया में क्या होगा, आंखें आप ओपन और बंद दोनों करेंगे, बट जब जो पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट आएगा तो इसमें आप अपनी आंखें क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। तो क्या होगा, ये जनरली कुछ अटैक्सिया या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण होगा। बट यहाँ पर दो तरीके से होता है। तो सेरिब्रल अटैक्सिया के लिए भी किया जाएगा, ड्रंक एंड ड्राइव पूछे तब भी रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है। कांस टेस्ट सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इफ द ऑप्टिक नर्व डैमेज कैन बी असिस्टेड थ्रू। तो यदि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो आप किसके थ्रू उसको चेक करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी से, पेरीमेट्री से, गोनियोमेट्री से या फिर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो हम किससे चेक करेंगे, पेरीमेट्री से। इस तरीके से स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन किया जाता है आँखों का प्रेशर और ग्लूकोमा को चेक करने के लिए। जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है कब, ग्लूकोमा में। तो ग्लूकोमा में क्या यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। पेरीमेट्री में क्या किया जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज को चेक किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी नॉर्मल विजन और जो विजुअल एक्टिविटी इन सभी के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ऑप्शन में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, वॉन प्लेजिस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर किर्चर। जो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। तो इनमें से मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन कौन सी नहीं है, ऑप्शन में है इंसुलिनोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंजाइना या फिर एजिटेटेड डिप्रेशन। तो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है, वो क्या, एजिटेटेड डिप्रेशन। इंसुलिनोमा क्या है, ट्यूमर है पैंक्रियाज में होने वाला। एंजाइना क्या है, चेस्ट पेन। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, इसमें T3 का लेवल क्या होगा, हाई होगा। TSH का कम होगा बट T3 का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के सभी डिसएडवांटेज हैं किसी एक को छोड़कर। एक्सपेंसिव, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, डाउन टाइम प्रोसेस या फिर इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक्सपेंसिव भी होंगे, इंटीग्रेशन भी कम होगा, डाउन टाइम प्रोसेस है, बट इसमें मेडिकल एरर्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज द मेडिकल एरर्स। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन कहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एडवांटेज है। तो यहाँ पर क्या, इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। नेक्स्ट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की नॉर्मल रेंज कितनी होगी, 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20, 20 से 22 या फिर 16 से 24। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेंज होगी वो होगी 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट्स। तो यदि जब आप चिल्ड्रंस का फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो असेमेट्री देखने को मिलती है दी स्कल में। तो ये क्या है, हाइड्रोसेफेलस, क्रेनियोटैप्स, क्रेनियोसिंटोस्पोसिस या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो क्रेनियोटैप्स तो क्या है, दो बच्चों के जो कंजेनाइटल हेड है जो जुड़े हुए होंगे वो है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा, CSF का अक्यूमुलेशन होगा जिससे हेड की साइज बड़ी हुई देखने को मिलती है आपको। अब आता है यहाँ पर क्रेनियोसिनोस्टोसिस। तो क्रेनियोसिनोस्टोसिस में क्या होगा, इस तरीके से देखिए हेड है जो एक डिफेक्ट है जो कि बेबीज़ की जो बोन्स रहेंगी बहुत ही जल्दी है जो क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। जनरली बेबीज़ की जो बोन्स हैं तुरंत फ्यूज़ नहीं होती, इनमें कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो फॉन्टेनल क्लोज हो रहे हैं, तो यही यहाँ पर यदि ये बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, क्रेनियोसेंटोसिस, जिसपे बेबी की बोन्स हैं जो टाइम के पहले ही क्लोज हो जाएंगी। तो जो असिमेट्री देखने को मिलेगी स्कल में वो क्या है, क्रेनियोसेंटोसिस। क्रेनियोटैप्स यहाँ पर जनरली सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल है जो कि बेबीज़ में क्या रहेगा, बर्थ के टाइम पर जो प्रेशर होता है पेल्विक प्रेशर उसके कारण देखने को मिलता है जनरली बेबीज़ में। तो ये क्या है, क्रेनियोटैप्स। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस दैट कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज पर्टिकुलरली व्हेन एक्स्ट्रा वेस्टेड आर। तो जो सब्सटेंस हैं जो कि टिश्यू नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और डैमेज करेंगे कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज़ को, तो क्या कहलाएंगे, अपोप्टोसिस, इंटरल्यूकिन्स, वेसिकेंट्स या फिर रेटिनॉइड्स।
तो ये सब्सटेंस कहलाएंगे वेसिकेंट्स, जो कि टिश्यू को डैमेज करने, टिश्यू नेक्रोसिस का कारण भी बनेंगे। क्या है वो? वेसिकेंट्स। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर्स आर हार्ट शेप्ड ब्रिम, नैरो फोर पेल्विस एंड सियाटिक नोच विथ प्रोमिनेंट स्चियल स्पाइंस एंड सुप्राप्यूबिक एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर फीचर्स हैं पेल्विस के, हार्ट शेप्ड ब्रिम है, नैरो फोर पेल्विस है, सुप्राप्यूबिक एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो ये किस टाइप की पेल्विस है? तो ये है यहाँ पर एंड्रॉइड पेल्विस। ये देखिए यहाँ पर हार्ट शेप पेल्विस क्या होगी? ट्रायंगुलर शेप में इनलेट होगा, गायनेकॉइड का राउंडेड शेप होगा, एंथ्रोपॉइड का ओवल शेप होगा और ट्रांसवर्सली ओवल होगा प्लेटिप्लॉइड का। तो जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होती हैं जनरली मेल्स में पाई जाती हैं, और वेजाइनल डिलीवरी के लिए मोस्ट सुटेबल पेल्विस कौन सी होती है? गायनेकॉइड, इनलेट राउंडेड शेप होती है, और जो सब प्यूबिक एंगल कैसा होता है? वाइड होता है। नेक्स्ट इज विच कलर इज नॉट यूज्ड इन ट्रयास। तो जो ट्रयास सिस्टम है उसमें कौन सा कलर यूज नहीं होता? ट्रयास का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन में जो कलर कोड यूज किए जाते हैं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन में रेड, ग्रीन, ब्लैक या फिर पिंक। तो रेड, ग्रीन, ब्लैक यूज किया जाता है, पिंक यूज नहीं होता है। रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नली पैरा। तो नली पैरा का मतलब क्या है? ऑप्शन में है वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वेबिलिटी, वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, वन हु बिकम प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर मोर देन वन टाइम। तो नली पैरा का मतलब होता है कि ऐसी वुमेन जिसने कभी भी कोई भी प्रेगनेंसी वेबिलिटी तक कंप्लीट ना की हो। क्या होगा? वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वेबिलिटी। नली ग्रेविडा यदि होता दैट मीन्स वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रीमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, मल्टी ग्रेविडा में मोर देन वन टाइम से ज़्यादा प्रेग्नेंट हुई हो, और नली पैरा का मतलब है कि प्रेग्नेंट हुई है बट उसने कभी भी वेबिलिटी स्टेज तक अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट इज अर्बन मलेरिया स्कीम इज बेस्ड ऑन। तो जो अर्बन मलेरिया स्कीम है किस पर बेस है? कीमोप्रोफाइलैक्सिस, एंटी लार्वल स्कीम, एंटी एडल्ट मॉस्क्यूटो मेजर या फिर एपिडेमोलॉजिकल सर्वे। तो जो अर्बन मलेरिया स्कीम है किस पर बेस है? एंटी लार्वल स्कीम, जो कि 1971 में लाई गई थी, जो 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इनको लाया गया था। इसका ऑब्जेक्ट था कि मलेरिया को क्या करना? कंट्रोल करना है हमें। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था, जो भी 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन के अर्बन एरिया हैं वो, और यहाँ पर जो क्या किया गया था? लार्वा, एंटी लार्वल स्कीम है, जिसमें मॉस्क्यूटो तक की जो स्टेज है, मच्छर की जो स्टेज है, उसमें लार्वा को ही क्या करना? ख़त्म करना, जिससे वो एडल्ट मॉस्क्यूटो ना बन पाए। तो अर्बन मलेरिया स्कीम का क्या टारगेट था? एंटी लार्वल स्कीम है, जो कि लार्वा को ही ख़त्म करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट इज बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स में क्या होगा? बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर हेड इज एंगेज्ड या फिर विथ एक्सेसिव सो। तो जो मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो वो कब होगी? बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के, सर्विक्स फुली डायलेट होने के पहले ही। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप्स इज नोन एज। तो आप अपनी मेमोरी में ही क्या करेंगे? कुछ ऐसे इमेजिनेशन करेंगे जो है ही नहीं, तो क्या कहलाएगा? नियोलॉगिज्म, कन्फेबुलेशन, कंपल्सन या फिर सर्कमस्टेंशियलिटी। तो जो क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट जिससे आप अपनी मेमोरी गैप्स को फिलअप करते हो, क्या? कन्फेबुलेशन। नियोलॉगिज्म का मतलब होता है कुछ नए वर्ड्स बनाना, एंड सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब होता है एक्सेसिव इरेलेवेंट डिटेल्स इन देयर स्पीकिंग और वर्ड्स राइटिंग। आप कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो जो कुछ मतलब ही नहीं उसके अलावा भी बोलते जा रहे हैं, तो क्या? सर्कमस्टेंशियलिटी। एंड कन्फेबुलेशन का मतलब है मेमोरी गैप्स को फिलअप करने के लिए जो आप नए वर्ड इमेजिन करते हैं वो। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी या फिर वेजाइना। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। बट जब यदि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह ओवरी में, वेजाइना में और फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तब हम इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
और जब यही प्रेगनेंसी क्या कहलाती है, सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन पूछे तो यूट्रस में। नेक्स्ट इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है, टाइफॉइड, कोलेरा, डिसेंट्री या फिर डायरिया। तो मेट्रोनिडाजोल जनरली यूज की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज डॉट थेरेपी, कैटेगरी फर्स्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो डॉट थेरेपी है जो कितने ड्यूरेशन तक के लिए दी जाती है, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। तो कैटेगरी फर्स्ट डॉट थेरेपी में कितने महीने के लिए दी जाती है, एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। डॉट्स किसके लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज VBM इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द पोटेंसी ऑफ। तो VBM से किस वैक्सीन की पोटेंसी मेजर की जाती है, DPT वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, OPV वैक्सीन या फिर टाइफॉइड वैक्सीन। तो VBM है जो एग्जाम में आता है आपको, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर है जो इसमें क्या किया जाता है, कौन सी वैक्सीन की पोटेंसी चेक की जाती है, तो वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। वैक्सीन वायल मॉनिटर में जनरली जो वैक्सीन है यूज़ करने लायक या नहीं, हीट से हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो पोटेंसी चेक की जाएगी, इनमें से वो OPV वैक्सीन। नेक्स्ट इज 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाती है WHO के द्वारा, जो गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग। तो न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग या फिर क्लीन द एयरवे। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस है, क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग एंड क्लीन स्ट्रिंग टू टाई द कॉर्ड और क्लीन क्लॉथ टू रैप द बेबी। ये क्या है, 5 क्लीन चेन है। 5 क्लीन चेन आपको यदि आती हैं तो आपको इन 5 क्लीन चेन में अटेंडेंट के हैंड क्लीन, डिलीवरी सरफेस क्लीन, जो इंस्ट्रूमेंट रेजर ब्लेड यूज़ करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, जिससे आप कॉर्ड को टाई करते हैं वो क्लैंप क्लीन होना चाहिए, और बेबी को क्लीन क्लॉथ से रैप करना है हमें। तो क्या है, 5 क्लीन प्रैक्टिस है WHO की गाइडलाइन के थ्रू। तो यहाँ पर आपका आंसर हो क्लीन द एयरवे, जो कि नहीं है। और क्यों की जाती है, न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज टेम्प्ररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल और असाइलम इज रिफर्ड एज। तो टेम्प्ररी यदि साइकेट्रिक पेशेंट को या फिर कोई भी हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन, एब्सकॉन्ड, एस्केप या फिर पैरोल। तो ये क्या कहा जाता है, कहलाता है पैरोल, जिस पर पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम्स के कारण है जो कुछ टाइम के लिए डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज नर्स गिवन ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड बिकॉज। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड क्यों किया जाता है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन इज अ हॉट गैस एंड इट में बर्न द ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ह्यूमिडिफिकेशन क्लीन्स द गैसेस ऑफ बैक्टीरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स। तो यहाँ पर यदि आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफाई किया जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और म्यूकस को थिक कर सकती है, इसीलिए क्या किया जाता है, साथ में ह्यूमिडिफायर भी लगाया जाता है। नेक्स्ट इज डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। 2 तरीके की कॉर्ड क्लैंपिंग होती है, एक तो होता है अर्ली, एज सुन एज बेबी डिलीवर होने के बाद कॉर्ड कटिंग कर दो, दूसरी होती है डिले। तो डिले कॉर्ड कटिंग किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। ऑप्शन में है बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर, प्रीटर्म बेबी, बेबी विथ बर्थ वेट मोर देन 3 kg या फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो डिले कॉर्ड कटिंग क्लैंपिंग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, अर्ली कॉर्ड क्लैंप करना है। तो क्या है यहाँ पर RH इनकम्पेटिबिलिटी, क्यों, क्योंकि यदि हम RH इनकम्पेटिबिलिटी में डिले कॉर्ड कटिंग करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, जो RH एंटीबॉडी है वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी में डिले कॉर्ड को कटिंग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। इसमें अर्ली कॉर्ड क्लैंप है जो हैं, तब कब करेंगे हम, बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर हो, प्रीटर्म बेबी हो, और जिस बेबी का जो बर्थ वेट कितना हो 3 kg से भी ज़्यादा, उसमें भी हम लेट कॉर्ड कटिंग है जो कर सकते हैं। बट अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कटिंग किस में करना है,
RH इनकम्पेटिबिलिटी में यदि मदर HIV पॉजिटिव हो तब। तो यहाँ पर जो अर्ली और डिले दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विथ एडोलेसेंट। तो यहाँ पर एरिक्सन की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है डेवलपमेंट की, उसमें एडोलेसेंस में कौन सा डेवलपमेंटल टास्क है जो डेवलप होगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट में एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंस में जो डेवलपमेंट का है वो क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि यहाँ पर एडोलेसेंस की जगह चाइल्डहुड में पूछते स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कहते तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है इन्फेंट्स में। टोडलर्स में होगा जनरली ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है यहाँ पर बेंजोडाइज़ेपाम रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेंजोडाइज़ेपाम क्या करेगी, किस न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करेगी जिससे एंजाइटी कम होगी। ऑप्शन में गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन या फिर नॉरएड्रेनालिन। तो एंजाइटी में गाबा का लेवल बढ़ जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि, तो इसमें क्या किया जाता है, बेंजोडाइज़ेपाम है जो दी जाएगी जिससे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है जो गाबा, इसके लिए क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यू बॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन के टू द मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर आयरन फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसके कारण होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। और एज सून एज पॉसिबल कंसीव करने से लेकर ही यदि हम जो फॉलिक एसिड है मदर को क्या करें, सप्लीमेंट्स दें, तो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एनटीडी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए कि मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड में देंगे उतना यूजफुल नहीं होगा, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसीव करने के टाइम से ही देंगे तो हम बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से है जो बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डायग्नोस कैसे किया जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो क्या होता है, हाई रहेगा, जिससे पता चलेगा बेबी में क्या एनटीडी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट इज नोन एज। पल्स बीट पर मिनट जो कहते हैं हम कि 70 बीट पर मिनट है, तो ये क्या कहलाता है, रिदम, रेट, वॉल्यूम या फिर टेंशन। तो ये कहलाती है रेट, क्या कहलाती है, रेट। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज। तो ब्रीदिंग के एब्सेंस के लिए क्या कहा जाता है, ब्रेडिपनिया, इओपनिया, टेकिपनिया या फिर एपनिया। तो ब्रेडिपनिया में क्या है, जब ब्रीदिंग पैटर्न लेस देन 16 हो जाए, इओपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग है, टेकिपनिया में मोर देन 20 हो जाए और एपनिया क्या है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्थोपनिया। यदि एग्जाम में आपको आता है तो सिटिंग और स्टैंडिंग टाइम पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो तब उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या नहीं है। फैमिली इज अ बायोलॉजिकल यूनिट, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय रिलीजन, फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सोशल रिलेशनशिप, फैमिली इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली को लेके यहाँ पर सही पॉइंट्स कौन सा नहीं है, नॉट अ ट्रू। तो फैमिली एक बायोलॉजिकल यूनिट है, सोशल रिलेशनशिप डिफाइन करेगा, पेरेंट्स और बच्चे जुड़े हुए हो वो सिस्टम भी है यहाँ पर, बट फैमिली रिलीजन के थ्रू है जो अटैच नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलीजन। नेक्स्ट इज द साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स आर। तो यदि बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो क्या साइन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थर्स्ट, ड्राउजीनेस, बल्जिंग फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, एंजाइटी एंड इंक्रीज्ड स्किन टर्गर। तो यहाँ पर जो बच्चे में यदि सीवियर डिहाइड्रेशन की बात हो रही है तो बच्चे में क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल होगा और स्किन जो क्या होगा, स्किन टर्गर क्या होगा, कम होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन की बात हो रही है। यदि माइल्ड मॉडरेट है तो बच्चा क्या होगा, इरिटेबल होगा बट अलर्ट वे में रहेगा, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होगा, पानी देंगे तो बहुत फास्ट तरीके से उस पानी को पीने की कोशिश करेगा।
बट यहाँ पर जो सीवियर डिहाइड्रेशन के बच्चे होंगे बहुत ही ज़्यादा लिथार्जिक होंगे, सम केस में अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वाई यू कम अक्रॉस अ पर्सन लाइंग अनरिस्पॉन्सिव ऑन द रोड, योर फर्स्ट एक्शन शुड बी टू। तो यदि एक पर्सन आप देखते हैं रोड पर किसी भी रीजन से क्या अनरिस्पॉन्सिव है, अनकॉन्शियस है, तो आप क्या करेंगे? मेक द पर्सन टू सिट, लीव द पर्सन टू वेकअप बाय हिमसेल्फ, कॉल एन एम्बुलेंस एंड स्टार्ट द CPR, मेक द पर्सन टू लाई ऑन वन साइड। तो यदि पर्सन अनरिस्पॉन्सिव वे में है, रोड पर है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, बट उसके बाद ही तुरंत ही आप क्या करेंगे? CPR भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू। तो हेल्पर सेल्स कौन सी है? मैक्रोफेज, बी सेल्स, मैक्रोसाइट्स या फिर टी सेल्स। तो हेल्पर सेल्स कौन सी है? टी सेल्स। नेक्स्ट इज मैन इज अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। तो आदमी एक क्या है? सोशल एनिमल है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी कितनी वेन होती हैं? तो ये क्वेश्चन आपको याद करने लायक है। तो इसमें टोटल 2 आर्टरीज और 1 वेन होंगी। तो जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेंगी और वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी बेबी में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल कितनी है जो वेसल्स? यदि टोटल वेसल्स ब्लड वेसल्स पूछें तो 3 में अब 2 आर्टरीज और 1 वेन रहेंगी। नेक्स्ट इज Which of the following gland secretes hormone to maintain normal metabolic rate of the baby body? तो कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन को सीक्रेट करके बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करती है? थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस या फिर पैंक्रियास। तो जो ग्लैंड बॉडी में क्या करेगी? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करेगी, वो क्या है? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन अ नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन इज। तो नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन में बेस्ट मेथड क्या है रेस्पिरेशन को असिस्ट करने के लिए? पुट द हैंड ऑन द चेस्ट, हियर हार्ट बीट, लुक, लिसन एंड फील, पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज। नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन में आप पर्सन को देखेंगे, सुनेंगे और फील करेंगे, जिससे हम पर्सन की रेस्पिरेशन को है जो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग। तो यदि कोई चोकिंग का पेशेंट है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? Try to remove object with your fingers, call for ambulance, give 5 sharp back blow between shoulder blades, give something to drink। तो चोकिंग का क्वेश्चन आ सकता है आपको, हेमलिश मैन्यूवर आ सकता है, फॉरेन बॉडी मटेरियल यदि एंटर हुआ है तो भी आ सकता है। तो यदि एयरवे को चोकिंग हुई है तो क्या करेंगे? हम हेमलिश मैन्यूवर यूज़ करेंगे। यदि पता नहीं और चोकिंग हुई है तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? गिव 5 बैक ब्लो एंड गिव 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट है जो आप देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो उतना ही अच्छा है, बट इसकी एक रेंज होती है। तो ये कितना होना चाहिए? लेस देन 200 mg/dl से कम। अब इसमें LDL HDL एग्जाम में आता है। तो LDL और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज से क्या करेगा? जो प्लक है, जो भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है उसको क्या करेगा? लिवर की तरफ ले जाएगा, जिससे वो एक्सक्रीट हो सके। और LDL क्या करेगा? आर्टरीज में ही डिपॉजिट करने का काम करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी प्रैक्टिस आफ्टर। तो नर्सिंग प्रोफेशन आप कब प्रैक्टिस में आ सकते हैं? एक्रीडिटेशन के बाद, वैल्यूएशन के बाद, लाइसेंसियर के बाद या फिर अप्रूवल के बाद। तो आप अपनी प्रैक्टिस में नर्सिंग प्रोफेशन कब आ सकते हैं? जब आपके पास लाइसेंस हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो तब। नेक्स्ट इज विच स्टेचुटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। नर्सिंग एजुकेशन के लिए कौन सी जो बॉडी है स्टैंडर्ड नर्सिंग एजुकेशन के लिए कौन सी स्टेचुटरी बॉडी है? तो ऑप्शन में NAAC, SNC मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि इसकी स्थापना पूछे तो 1947 में हुई थी और एट प्रेजेंट INC के प्रेसिडेंट कौन है? T. दिलीप कुमार। नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन हैज़ एन ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड इन हैंड द फर्स्ट एडर मस्ट। तो यदि आपके हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट इम्प्लांट किया गया है तो आपको फर्स्ट एडर के तौर पर आप क्या करेंगे? ब्रेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ विजिबल, ओनली ब्रेक द ऑब्जेक्ट इफ इट हिंडर्स द ट्रांसपोर्टेशन,
ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग इट, इमोबिलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टेराइल पैड। यदि कुछ भी आपके हाथ में लग जाता है, कुछ भी होता है, तो आप उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को स्टेराइल पैड से इमोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज वाइल डॉक्यूमेंटिंग द हाई पल्स रेट ऑफ अ पेशेंट, नर्स मस्ट डॉक्यूमेंट इट एज। तो यदि पर्सन की पल्स रेट कितनी है, ज़्यादा है, हाई है, तो एज अ नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, तो नहीं लिखेंगे आप अपनी हिस्ट्री में कि हाई पल्स रेट है, बाकी एक टर्म यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, टैकिपनिया, टैकीकार्डिया, हाइपरपायरेक्सिया, फिर अरिथमिया। तो टर्म आप यूज़ करेंगे वो क्या होगा, टैकीकार्डिया। लास्ट है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और WHO इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो हेल्थ की डेफिनेशन में सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, किसी एक को छोड़ो। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल है, बट रिप्रोडक्टिव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस इज नोन एज। ह्यूमन बॉडी की ऐसी क्षमता जो पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, लोकोमोशन, इम्यूनिटी, या फिर सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको सभी पेपर्स, स्टडी मटेरियल है जो अवेलेबल